पहले कभी 4 खवातीन और 4 उनके शोहर नाम नहाद ही सही भी तो किसी मिशन के लिए नहीं गए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए तो ब्लैक जीरो होंठ भींचकर खामोश हो गया। मनोहर सिंह बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो ब्लैक जीरो चौंक पड़ा। पाकिस्तान से प्रिंस बोल रहा हूँ, इमरान ने अपनी असल आवाज़ तब्दील करके बोलते हुए कहा। ओ यस प्रिंस, मैं आपको कॉल करना चाहता था लेकिन आपका कोई नंबर मेरे पास ना था, दूसरी तरफ से कहा गया। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं हूँ, तुम्हें फ़ोन करूंगा, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने पूछा। बड़े कबीले का सरदार बेताल कल यहाँ मौजूद था, उससे बात हो गई है, वो आपको इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका कहना है कि अब सांदर जाने वाले हर रास्ते पर मिलिट्री इंटेलिजेंस की चेक पोस्टें भी मौजूद हैं और मिलिट्री इंटेलिजेंस के दस्ते दोनों रास्तों के दरमियान बाकायदगी से गश्त करते रहते हैं। उसके साथ साथ सोजाम में सीक्रेट सर्विस का कैप्टन राजिंदर अपने साथियों समेत मौजूद है, इसलिए वो उनका जिम्मा नहीं ले सकता, मनोहर सिंह ने जवाब देते हुए कहा। वो हम भुगत लेंगे, तुम ये बताओ कि बेताल तक रसाई कैसे होगी? इमरान ने कहा। जंगल में कबायली आपको सबसे पहले मिले, उससे कहें कि बेताल और मनोहर की मुलाकात तय है। ये कोड सुनते ही आपको बाहिफाजत बेताल तक पहुंचा दिया जाएगा। बेताल वापस चला गया है और उसने कहा है कि जाते ही तमाम कबायलों को इस कोड से आगाह कर दिया जाएगा, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, इमरान ने मुतमईन होते हुए कहा। मिस्टर प्रिंस, जो बात आपको पहले बताई गई है उसका ख्याल जरूर रखें। इस मामले में बेताल भी बेबस हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ की ऐसी मजबूत रिवायत है कि उसे तोड़ने का कोई कबायली तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मनोहर सिंह ने कहा। वही शादियों वाली? उसकी फिक्र मत करो, 4 जोड़े आ रहे हैं, अलबत्ता एक अफ्रीकी शहजादा है और शहजादियों और सरदारों पर यह रिवायत लागू नहीं होती, इमरान ने कहा। ठीक है जनाब, कोई और हुक्म? मनोहर सिंह ने कहा। ओके, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। ये मनोहर सिंह कौन है जिसके कहने पर आप ये सब कुछ कर रहे हैं? ब्लैक जीरो ने कहा। मनोहर सिंह सांदर जंगल में बड़े कबीले के सरदार बेताल का भाई है। ये बचपन से ही वहां से भागकर शहर आ गया था और फिर मुख्तलिफ इलाकों में घूमता हुआ दारुल हुकूमत पहुंच गया। जुराइम की दुनिया में इसने अपना एक अलग मुकाम और शनाख्त बना ली है। काफिरस्तान में ड्रग बिजनेस का किंग कहलाता है। उसका नाम तो साताल था लेकिन उसने शहर आकर मनोहर सिंह रख लिया। अंडरवर्ल्ड में सेट होने के बाद वो दोबारा सांदर जंगल में गया और अपने भाई बेताल से मिला। बेताल बेहद खुश हुआ। फिर बेताल काफिरस्तान के दारुल हुकूमत और आया और अब ये दोनों भाई एक दूसरे से मिलते रहते हैं। एक मिशन के दौरान मैं काफिरस्तान के दारुल हुकूमत में था कि एक वीरान इलाके से रात को गुजरते हुए मुझे साइड पर घने दरख्तों में से आवाज़ें सुनाई दी जैसे कुछ अफराद लड़ रहे हों। मैं कार से उतरकर वहां गया तो लोहे के राड से मुसल्लिह 4 अफराद एक दूसरे को बुरी तरह मार रहे थे। उसकी हड्डियां टूट चुकी थी लेकिन वो बड़ी बहादुरी से उन चारों का हद्दिल वसी मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि वो हिट हो जाएगा। उसे अकेला देखकर मैंने उसकी मदद की तो वो चारों फरार हो गए और मैं उस जख्मी को कार में डालकर अस्पताल ले गया। उसका इलाज होता रहा और फुर्सत मिलने पर मैं वहां जाता रहा। होश में आने के बाद पता चला कि वो मनोहर सिंह है और ड्रग माफिया काफिरस्तान में उसका बड़ा नाम है और एक साजिश के तहत उसे उसके दुश्मनों ने घेर लिया था, लेकिन वो उसे गोली से ना मारना चाहते थे क्योंकि इस तरह शक बराह रास्त उन पर जा सकता था, जबकि राड से जुदोकोप करके उसकी सारी हड्डियां तोड़कर वो निकल जाते और मनोहर सिंह वहीं वीराने में पड़ा सिसक कर दम तोड़ देता। इस तरह उन पर शक न पड़ता। बहरहाल उसके ग्रुप ने उसकी हिफाजत की। मैं अपने मिशन में मसरूफ हो गया। मिशन से फारिग होकर मैं उससे मिला तो वो तंदुरुस्त हो चुका था। फिर उसने मुझे अपने घर पर दावत दी, अपनी बीवी और बच्ची से मिलवाया और फिर मनोहर सिंह ने मुझे अपनी हकीकत बताई तो मैंने उसे मना किया कि वो ड्रग का कारोबार पाकिस्तान के साथ नहीं करे। उसने ना सिर्फ तस्लीम कर लिया बल्कि आज तक इस पर कायम है। जब सांदर जंगल का नाम सामने आया तो मुझे मनोहर सिंह की सारी कहानी याद आ गई और मैंने उसे फ़ोन किया तो इत्तेफाक से उसका भाई बेताल उससे मिलने आया हुआ था। इस तरह सारी बात हुई और ये शादीशुदा जोड़ों की शर्त भी सामने आ गई जिस पर मजबूरन ये काम करना पड़ा। इमरान ने पूरी तफसील से बात करते हुए कहा। इमरान साहब, 2 जुड़ियां फिट नजर नहीं आ रही, एक तनवीर और नाजिया की और दूसरी कैप्टन शकील और शाहीना लारा की। ये गड़बड़ होगी, ब्लैक जीरो ने कहा। अच्छा, मैं समझा कि तुम कहोगे कि मेरी जुड़िया जुलिया के साथ फिट नहीं है। बहरहाल अभी तक तो मैंने यही प्लानिंग की है, आगे जाकर देखो क्या होता है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। X2। इमरान ने X2 के महसूस लहजे में कहा। यस सर, जूलिया ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। इमरान ने काफिरस्तान मिशन में अपनी टीम के अलावा शाहीना लारा और नाजिया को भी शामिल करने की दरख्वास्त की है और इमरान के मुताबिक सालिया के जरिए उन दोनों से बातचीत हो चुकी है और वो दोनों इस मिशन पर काम करने के लिए रजामंद और तैयार हैं। क्या तुम्हें इस बारे में इमरान ने कोई इतला दी है? इमरान ने महसूस लहजे में कहा। यस सर,
इमरान ने मेरे फ्लैट पर सफ्तर, तनवीर, कैप्टन शकील और सालिया को कॉल करके हमारे सामने शानदार जंगल में रहने वाले कदीम कबाइल के रिवाज के बारे में बताया कि वहाँ शादीशुदा जोड़े को नहीं रोका जाता। इसलिए उसने कहा कि हमें इस मिशन में कामयाबी के लिए बाकायदा जोड़ों की सूरत में वहाँ जाना होगा और उन पर यही जाहिर करना होगा कि वो शादीशुदा जोड़े हैं। और इस सिलसिले में तवील बहस मुबाहसा के बाद जोड़े भी बना लिए गए। शाहीना लारा और नाजिया से फ़ोन पर बात की गई तो वो दोनों पहले से ही इस मिशन पर काम करने के लिए तैयार थीं। जूलिया ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, ओके, मैं यही मालूम करना चाहता था, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। जब आपकी बात हो चुकी थी तो फिर फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी, ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। थी क्योंकि बेचारी इमरान को कौन सुनता है, इसलिए एक्स2 की तरफ से उसकी मंजूरी ज़रूरी थी, इमरान ने जवाब दिया। तो ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। बेहतर होता कि आप जोसेफ के लिए भी कोई ना कोई लड़की तलाश कर लेते, इस तरह जोड़े दुरुस्त तौर पर मुकम्मल हो जाते, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हो सकता है कि शानदार जंगल में कोई शहजादी उसकी मुंतजिर हो, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। शागल काफिस्तान सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में अपने दफ्तर में बैठा बार बार बेचैनी से पहलू बदल रहा था। उसने पाकिस्तान से काफिस्तान दाखिल होने वाले तमाम मुमकिन रास्तों पर अपने खास आदमी तैनात किए हुए थे, जो पाकिस्तान से आने वाले हर मशकूक आदमी की सख्ती से निगरानी कर रहे थे। उसके साथ साथ उसने काफिस्तान में भी एक ग्रुप के जिम्मे इमरान की निगरानी का काम लगा रखा था, क्योंकि इस बार वो हर सूरत में इमरान और उसके साथियों को सुजाम पहुंचने से पहले रास्ते में ही हलाक कर देना चाहता था। और उसे ये भी मालूम था कि इमरान और उसके साथियों के पास इस मिशन के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। 3 बार रेड अटैक के बाद पाकिस्तानी हवाई सारे की महसूस मशीनरी हमेशा के लिए जाम हो जाएगी, इसलिए इमरान और उसके साथियों के पास सिर्फ 2 हफ्तों का वक्त मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान से मुसलसल उसे यही इतलात मिल रही थी कि इमरान अभी पाकिस्तान दारुल हुकूमत में घूमता फिरता नजर आ रहा है, इसलिए वो एक नामालूम सी बेचैनी का शिकार हो रहा था। और हकीकतन उसे इमरान पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो क्यों काफिस्तान का रुख नहीं कर रहा। अभी वो बैठा सोच ही रहा था कि इस सिलसिले में मजीद वो क्या कर सकता है कि पास पड़े हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, शागल ने तेज लहजे में कहा, सर, कैप्टन माया देवी मुलाकात चाहती हैं। दूसरी तरफ से उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी, माया देवी, मगर वो तो 2 माह के लिए ग्रेटलैंड गई हुई थी। शागल ने चौंक कर कहा, वो यहाँ ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं सर। दूसरी तरफ से कदरे हिचकिचाते हुए लहजे में कहा गया। भेज दो, शागल ने कहा और रिसीवर रख दिया। कैप्टन माया देवी का ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से था और मिलिट्री इंटेलिजेंस के मौजूदा चीफ से पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ माया देवी का करीबी रिश्तेदार था, इसलिए उसने मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक फाल सेक्शन के इंचार्ज माया देवी को बना दिया था। और माया देवी ने इस सेक्शन के तहत हासे अहम कारनामे सरअंजाम दिए थे। लेकिन साबका मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ की अचानक मौत के बाद नए मुकर्रर होने वाले इंटेलिजेंस के चीफ ने माया देवी को सेक्शन की सरबराही से हटाकर गैर फाल कर दिया था, क्योंकि मौजूदा चीफ और साबका चीफ की आपस में ना बनती थी और माया देवी साबका मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ की करीबी रिश्तेदार थी। लेकिन चूंकि माया देवी का एक करीबी रिश्तेदार काफिस्तान के सदर के स्टाफ में एक अहम ओहदे पर फायज था, इसलिए उसने सदर से सिफारिश करके माया देवी को मिलिट्री इंटेलिजेंस से सीक्रेट सर्विस में ट्रांसफ़र करा दिया था। माया देवी एक स्मार्ट और खूबसूरत लड़की थी और ऐसे सर्विसेज में काम करने वाली दूसरी औरतों की तरह वो शक्लो सूरत से हरांट नजर ना आती थी, बल्कि उसके चेहरे पर हर वक्त मासूम सी मुस्कुराहट खिलती रहती थी। और वो चूंकि जहनी तौर पर भी बेहद तेज़ थी, इसलिए उसे शागल के मिजाज के बारे में भी खासी मालूमात हासिल थी और उन्हीं मालूमात की बिना पर वो शागल को इस अंदाज में ट्रीट करती थी कि शागल उससे बात करके खुश हो जाया करता था। गो शागल किरदार के लिहाज से गलत आदमी नहीं था, लेकिन माया देवी अपनी मासूमियत और महसूस खुशामदाना अंदाज की वजह से शागल को बेहद पसंद आई थी, इसीलिए उसे सीक्रेट सर्विस के एक सेक्शन का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया गया था। शागल को मालूम था कि माया देवी और उसके सेक्शन ने चंद माह के दौरान हाथ से अहम अमूर निपटाए थे, जिनसे सीक्रेट सर्विस के वकार में इजाफा हुआ था। माया देवी को मजीद ट्रेनिंग के लिए शागल ने ग्रेटलैंड भिजवाया था और उसकी वापसी में अभी 1.5 माह बाकी था, इसलिए शागल पर्सनल सेक्रेटरी की बात सुनकर चौंक पड़ा था कि माया देवी ऑफिस में मौजूद है। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक नौजवान और खूबसूरत स्मार्ट लड़की अंदर दाखिल हुई। उसने जीन्स की पैंट और शर्ट के ऊपर लेडीज जैकेट पहनी हुई थी। उसके सर के बाल उसके कांधों पर पड़े हुए थे और मासूम चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट मौजूद थी। बहैसियत मजमूई वो स्मार्ट और खूबसूरत लड़की थी। नमस्ते चीफ, उसने अंदर दाखिल होते ही दोनों हाथ जोड़कर बाकायदा प्रणाम करते हुए कहा। तुम बगैर इजाज़त और बगैर इतला क्यों वापस आ गई हो? शागल ने कदरे सख्त लहजे में कहा। सर, पहली बात तो यह है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम मुख्तसर कर दिया गया था और वो ख़त्म हो गया। दूसरी बात यह कि जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, उसी तरह मैं आपसे अलहदा रहकर अपने आप को बिना पानी के मछली महसूस करती रहूं, और जहां तक इतला का ताल्लुक है वो मैंने ऑफिस में दे दी थी। माया देवी ने कुर्सी पर बैठते हुए कदरे खुशामदाना लहजे में कहा। कुर्सी का भी है, या जिस तरह मुंह उठाई गई थी उसी तरह वापस आ गई हो? शागल ने इस बार कदरे नरम लहजे में कहा। सर, वो तो एक रस्मी सी ट्रेनिंग थी,
असल ट्रेनिंग तो मैंने आपसे हासिल की है और कर रही हूँ और बाकी सारी उम्र करती रहूंगी, माया देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शागल का चेहरा बेइख्तियार खिल उठा। तुम वाकई समझदार खातून हो, शागल ने जवाब देते हुए कहा। सर, मुझे बताया गया है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ आ रही है, क्या वाकई ऐसा है? माया देवी ने कहा। तो शागल बेइख्तियार चौंक पड़ा। किसने बताया है? शागल ने सख्त लहजे में कहा। सर, मैं भी सीक्रेट सर्विस की रुकन हूँ और आपकी शागिर्द हूँ, इसलिए ऐसी बातें तो मालूम हो ही जाती हैं, माया देवी ने जवाब देते हुए कहा। हाँ, तुम्हें जो इत्तला मिली है वो दुरुस्त है और मैं इस बारे में सख्त तशवीश में मुब्तला हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में इल्म है कि वो किस टाइप के लोग हैं? शागल ने बात करते हुए चौंक कर कहा। यस सर, मैंने ऑफिस लाइब्रेरी में फाइलें देखी हैं, उनकी अब तक की कामयाबी की महज वजह इत्तफाकात थे, वरना वो बहुत पहले आपके हाथों हलाक हो चुके होते और इस बार तो मुझे यकीन है कि उनकी मौत आपके हाथों लिखी जा चुकी है। माया देवी ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन न जाने इत्तफाकात भी उन शैतानों के हक में ही क्यों जाते हैं। बहरहाल इस बार वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने हर सूरत उन्हें हलाक करना है, शागल ने जवाब दिया। सर, मेरी एक मोदबाना दरखास्त है, माया देवी ने कहा। क्या? शागल ने चौंक कर पूछा। जनाब, मुझे और मेरे सेक्शन को खुलकर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खिलाफ काम करने की इजाज़त दी जाए, माया देवी ने कहा। तुम क्या कर लोगी? तुम्हारा उससे कभी टकराव नहीं हुआ, वो इंसान नहीं है, शैतान है, शागल ने मुंह बनाते हुए कहा। सर, आपकी रहनुमाई में इस बार हम उन्हें घेरने और फिर हलाक करने में कामयाब हो जाएंगे, माया देवी ने बड़े उम्मीद भरे लहजे में कहा। लेकिन वो तुम्हें कहाँ मिलेंगे कि तुम उनके खिलाफ कार्रवाई करोगी? हमारी रेंज सोजाम तक फिक्स है और मैंने उनके पाकिस्तान से काफिस्तान में दाखिल होने की तमाम मुमकिन रास्तों पर सख्त चेकिंग करवा रखी है। उसके साथ साथ पाकिस्तान में भी अब एक ग्रुप इमरान की निगरानी कर रहा है और वो इत्मीनान से वहां घूमता फिरता नजर आ रहा है। इन हालात में तुम बताओ क्या करोगी? शागल ने कहा। और फिर उससे पहले कि माया देवी कोई जवाब देती, फोन की घंटी बज उठी तो शागल ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, शागल ने अपने महसूस लहजे में कहा। और जल्दी कराओ बात, जल्द, फौरन, शागल ने चीखते हुए लहजे में कहा। तो माया देवी बेइख्तियार चौंक पड़ी। रामलाल बोल रहा हूँ सर, पाकिस्तान से चंद लम्हों बाद एक मोदबाना आवाज सुनाई दी। मुझे मालूम है कि तुम बोल रही हो, क्या रिपोर्ट है वो बताओ। नॉनसेंस, शागल ने उसीले लहजे में कहा। सर, इमरान अचानक गायब हो गया है, वो फ्लैट में नहीं है, उसके बावर्ची सुलेमान ने बताया है कि वो यूरोप गया हुआ है, जबकि पाकिस्तान एयरपोर्ट पर भी वो चेक नहीं हुआ, रामलाल ने कहा। तो फिर क्या वो जिन भूत है कि अचानक गायब हो गए हैं? मालूम करो कि वो कहाँ गए हैं और किस रास्ते और जरिए से गए हैं, शागल ने हलक के बल चीखते हुए कहा। जनाब, इतना मालूम हुआ है कि 5 मर्दों और 4 औरतों का एक ग्रुप एक बहरी स्मगलर के जरिए काफिस्तान गया है, रामलाल ने कहा। कब गए हैं ये लोग और किस लांच में गए हैं और काफिस्तान में वो किस घाट पर उतरेंगे? शागल ने तेज लहजे में कहा। पाकिस्तान में बहरी स्मगलर है जिसका नाम हाशिम खान है, उसके जरिए का ग्रुप काफिस्तान गया है और मैंने बड़ी मुश्किल से इस बात का खोज लगाया है सर कि हाशिम खान की काफिस्तान में शेर सिंह से राब्ते हैं। शेर सिंह भी हाशिम खान की तरह काफिस्तान का मारूफ बहरी स्मगलर है, रामलाल ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। ठीक है, अब मैं उस शेर सिंह के हलक से सब कुछ उगलवा लूंगा, शागल ने तेज लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने एक झटके से केडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ऋषि बोल रहा हूँ, राब्ता होते ही एक इत्मीनान भरी आवाज सुनाई दी। बोलने वाला इस अंदाज में बोल रहा था जैसे वो बड़े स्कूल में हो। शागल बोल रहा हूँ, शागल ने गर्राते हुए लहजे में कहा। और यस सर, हुक्म सर, ऋषि ने इस बार इंतहाई भोखलाए हुए लहजे में कहा। उसकी आवाज से जाहिर होने वाला तमाम सुकून जैसे हवा हो गया था। ये बहरी स्मगलर शेर सिंह कौन है? बोलो, शागल ने तेज लहजे में कहा। बहरी स्मगलर है जनाब, ऋषि ने और ज्यादा बौखलाए हुए लहजे में कहा। वो तो मुझे भी मालूम है नॉनसेंस कि वो बहरी स्मगलर है, लेकिन ये कौन है और इस वक्त कहाँ मिलेगा? वो पाकिस्तानी एजेंटों का जहां इस्तकबाल कर रहा है और मैंने उसकी एक हड्डी तोड़वा देनी है। कहाँ मिलेगा वो? बोलो, जल्दी बोलो, फौरन, अभी और इसी वक्त, शागल ने हलक के बल चीखते हुए कहा। जनाब, शेर सिंह दारुल हुकूमत की सबसे बड़े होटल मीट्रो का मालिक और जनरल मैनेजर है और जनाब कौमी असम्बली का मेंबर भी है। और जनाब, शेर सिंह प्राइम मिनिस्टर काफिस्तान और सदर काफिस्तान की गुड बुक में है। इस बार जिसने कदरे संभले हुए लहजे में कहा। सदर और प्राइम मिनिस्टर एक स्मगलर के बारे कैसे ताल्लुकात कायम रख सकते हैं? नॉनसेंस, शागल ने कहा, लेकिन इस बार उसका लहजा नरम था, उसमें जैसे पहले जैसी सख्ती गायब हो चुकी थी। जनाब, ये तो हमें मालूम है कि वो स्मगलर है, वरना बज़ाहिर तो वो इंतहाई मोअज़्ज़ज़ आदमी है जनाब, ऋषि ने जवाब देते हुए कहा। तुम मालूम करोगे इस वक्त वो कहाँ है और मैं उसका तमाम मोअज़्ज़ज़पन उसकी नाक के रास्ते निकाल दूंगा। तुम बताओ कि वो कहाँ है? शागल ने यकलहतूसीले लहजे में कहा। यस सर, मैं अभी मालूम करके आपको कॉल करता हूँ, ऋषि ने कहा। तो शागल ने रिसीवर रख दिया। ये लोग बज़ाहिर कितने मोअज़्ज़ज़ बने होते हैं, लेकिन दरअसल ये लोग मुल्क के बदतरीन दुश्मन होते हैं। अब ये शेर सिंह काफिस्तान के मफादात के खिलाफ पाकिस्तानी एजेंटों को मदद दे रहा है, खामोश बैठी हुई माया देवी ने कहा।
अभी देखना कि मैं उसका क्या हशर करता हूँ। शागल ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा तो कुर्सी पर बैठी हुई माया देवी बेएहतियात सिमट सी गई। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो शागल ने झपट कर रिसीवर उठा लिया। यस, शागल ने तेज लहजे में कहा। ऋषि की कॉल है सर। दूसरी तरफ से पर्सनल सेक्रेटरी की मोदबाना आवाज सुनाई दी। बात कराओ जल्दी, शागल ने तेज लहजे में कहा। ऋषि बोल रहा हूँ सर। चंद लम्हों बाद ऋषि की आवाज सुनाई दी। चलो बोलो, नाम बताने की क्या जरूरत है? क्या नाम है तुम्हारा? मुझे मालूम नहीं। बोलो, कहाँ है शेर सिंह? शागल ने चीखते हुए लहजे में कहा। शेर सिंह तो गुज़श्ता एक हफ्ते से एक्रीमिया गया हुआ है। अलबत्ता उसका नंबर 2 अर्जन मौजूद है जनाब, ऋषि ने जवाब दिया। कहाँ मौजूद है ये अर्जन? क्या सड़क पर या चौक पर खड़ा है? बकवास बको, कहाँ है ये? शागल ने एक बार फिर हलक के बल चीखते हुए कहा। ब्लू एरिया क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर है। रानसन रोड पर यह मशहूर क्लब है जनाब, ऋषि ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम वहां पहुंचो, मैं आ रहा हूं। मैं देखता हूं कि अर्जन कौन है, शागल ने उसी तरह चीखते हुए कहा और फिर रिसीवर पटक दिया। तुम्हारे सेक्शन के आदमी कहाँ हैं? उन्हें कहो कि वो ब्लू एरिया क्लब पहुंचे। हमने वहां अर्जुन से सब कुछ उगलवाना है, शागल ने रिसीवर क्रेडल पर पटक कर सामने बैठी हुई माया देवी से कहा। यस सर, मैं यहाँ से फ़ोन कर दूँ? माया देवी ने झटके से उठते हुए कहा। तो शागल के इस बात पर सर हिलाने पर उसने आगे बढ़कर फ़ोन का रिसीवर उठाया और फ़ोन सेट के नीचे मौजूद बटन प्रेस करके उसको डायरेक्ट किया और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आहर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। श्यामलाल बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। माया देवी बोल रही हूँ, माया देवी ने तहकुमाना लहजे में कहा। यस मैडम, श्यामलाल ने इस बार मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। अपने सेक्शन को साथ लेकर ब्लू एरिया क्लब के बाहर पहुंचो, मैं चीफ शागल के साथ वहां पहुंच रही हूं। वहां हमें ऑपरेशन करना है, माया देवी ने तेज लहजे में कहा। यस मैडम, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया तो माया देवी ने रिसीवर रख दिया। चलें सर, माया देवी ने कहा तो शागल सर हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। माया देवी उसके पीछे थी। थोड़ी देर बाद 2 कारें एक दूसरे के पीछे दौड़ती हुई रानसन रोड की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। पहली कार में शागल और दूसरी कार में माया देवी थी। रानसन रोड तक पहुंचते पहुंचते उन्हें 40-45 मिनट लग गए। रानसन रोड पर ब्लू एरिया क्लब के कंपाउंड गेट में दोनों कारें जगह बाद दीगरे मुड़ी और फिर पीछे बजाय पार्किंग की तरफ जाने की दोनों कारें सीधी क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ती चली गईं। कारें रुकते ही दोनों कारों के ड्राइवर नीचे उतरे और उन्होंने जल्दी से ऊपर दरवाजे खोल दिए। शागल और माया देवी दोनों नीचे उतर आए। उसी लम्हे एक लंबे कद और कदरे भारी जिस्म का आदमी तेजी से आगे बढ़ा। ये ऋषि था जो सीक्रेट सर्विस से मुतालिक था। उसने शागल को सलाम किया। आइए जनाब, ऋषि ने मेन गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, जबकि उसी लम्हे साइडों से तकरीबन 10 अफराद जिन्होंने सूट पहने हुए थे आगे बढ़े और उन्होंने माया देवी को बड़े मोदबाना अंदाज में सलाम किया। तुम लोग यहीं ठहरो, जरूरत पड़ने पर तुम्हें कॉल कर लिया जाएगा, माया देवी ने अपने साथियों से कहा। यस मैडम, उनमें से एक ने कहा और माया देवी ऋषि के साथ आगे बढ़ गई। शागल मेन गेट के करीब पहुंचा तो शीशे का दरवाजा खोल दिया गया और वहां मौजूद दोनों दरबान सर झुकाए मोदबाना अंदाज में खड़े थे। जाहिर है शागल की कार जिस पर चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस की प्लेट लगी हुई थी उन्होंने देख ली थी। शागल, माया देवी और ऋषि तीनों जैसे ही हाल में दाखिल हुए, एक तरफ से एक छोटे कद लेकिन भारी जिस्म का आदमी जो सिरे से गंजा था, सूट पहने तकरीबन दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया और शागल के सामने रकू के बल झुक गया। मेरा नाम अर्जुन है जनाब, आपने मुझे कॉल कर लिया होता मैं सर के बल चल कर आता जनाब, उस आदमी ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। ये अर्जुन है जनाब, इस क्लब का मालिक और मैनेजर, ऋषि ने शागल से मुहातिब होकर कहा। तो तुम हो अर्जुन, चलो ऑफिस में। शागल ने नफरत भरे लहजे में कहा। यस सर, ये मेरी खुशबख्ती है सर कि आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, आइए सर, अर्जुन ने बड़े खुशामदाना लहजे में कहा। तो शागल का चेहरा खिल उठा। उसका सीना मजीद 2 इंच फूल गया था, लेकिन माया देवी के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि वो अर्जुन के अंदाज से ही समझ गई थी कि वो खुशामद का हथियार इस्तेमाल करके अपने आप को बचाना चाहता है। थोड़ी देर बाद वो सब एक खासे बड़े और खूबसूरत अंदाज में सजाए गए ऑफिस में पहुंच गए। शागल और माया देवी एक साइड पर सोफे पर बैठ गए, जबकि ऋषि सामने सोफे पर बैठ गया। सर, अब क्या पीना पसंद फरमाएंगे? अर्जुन ने उसी तरह इंतहाई खुशामदाना लहजे में कहा। मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ समझे, इसलिए बैठ जाओ और मेरे सवालों के जवाब दो, लेकिन साथ ये भी सुन लो कि मेरा नाम शागल है। अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो ना सिर्फ तुम्हारी लाश गटर में तैरती नजर आएगी, बल्कि तुम्हारा ये क्लब भी मिसाइलों से उड़ा दिया जाएगा। शागल ने यकलह चीखते हुए लहजे में कहा। सर, आपके सामने मैं तो क्या दुनिया का कोई शख्स झूठ नहीं बोल सकता, आप हुक्म करें सर। मैं ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे जो कुछ मालूम है मैं सच सच बता दूंगा सर। मुझे आपके एहतियात का भी इल्म है और ये भी इल्म है कि आप सच बोलने वाले की कदर शनासी भी करते हैं, अर्जुन ने सामने वाले सोफे पर मोदबाना अंदाज में बैठ के इंतहाई शामदाना लहजे में कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एक ग्रुप पाकिस्तान के बहरी स्मगलर हाशिम खान की मदद से यहाँ काफिरिस्तान पहुँच रहा है, ताकि जहाँ वो काफिरिस्तान के एक स्पेशल स्टेशन को तबाह कर सके, और तुम्हारा चीफ शेर सिंह जहां उनकी मदद कर रहा है। मुझे वो ग्रुप चाहिए इसी वक्त और हर कीमत पर, शागल ने तेज लहजे में कहा। जनाब, एक ग्रुप पाकिस्तान से काफिरिस्तान आया है, मुझे नहीं मालूम कि वो लोग कौन है। हाशिम खान से हमारे बेहद अच्छे ताल्लुकात हैं। हाशिम खान ने फ़ोन किया तो मैं उसके चंद दोस्त यहाँ किसी काम से आ रहे थे, उनकी मदद की जाए, और चूँकि हमारे आदमियों की हाशिम खान भी पाकिस्तान में मदद करता है, इसलिए हमने वादा कर लिया।
ये ग्रुप 5 मर्दों और 4 औरतों पर मुश्तमिल है। वो आज सुबह जहां पहुंचा और फिर उस ग्रुप के सरबराह ने, जिसे प्रिंस कहा जा रहा था, हमें कहा कि वो रागौर शहर जाना चाहते हैं, तो हमने उन्हें एक स्टेशन वैगन दे दी और वो चले गए। और अब तक तो उन्हें रागौर पहुंचे हुए 2 घंटे गुजर चुके होंगे जनाब, अर्जुन ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। तुम खुद उनसे मिले हो? शागुल ने कहा। नहीं जनाब, मेरे आदमियों ने ये सारा काम किया है, फिर मुझे रिपोर्ट दी है, अर्जुन ने जवाब दिया। तुम्हारा आदमी साथ गया होगा? शागुल ने कहा। यस सर, स्टेशन वैगन का ड्राइवर मेरा आदमी है, उसका नाम रतन लाल है जनाब, अर्जुन ने जवाब दिया। उसी से मेरी बात कराओ अभी और इसी वक्त, शागल ने कहा। यस सर, अर्जुन ने उठते हुए कहा और फिर मेज पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाकर उसने जगह बाद दिगरे कई बटन प्रेस कर दिए। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। उसका मतलब था कि अर्जुन ने खुद ही लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया था। यस, रागौर क्लब राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन बोल रहा हूँ दारुल हुकूमत से, अर्जुन ने तहकुमाना लहजे में कहा। यस सर, हुक्म सर, दूसरी तरफ से इंतहाई मोदबाना लहजे में जवाब दिया गया। रतन लाल जहां मौजूद होगा उससे मेरी बात कराओ, अर्जुन ने उसी तरह तहकुमाना लहजे में कहा। यस सर, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रतन लाल बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक और मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन बोल रहा हूँ, अर्जुन ने पहले की तरह सख्त लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। पाकिस्तान से आने वाला ग्रुप इस वक्त कहाँ है? अर्जुन ने पूछा। वो तो चला गया है जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। कहाँ चला गया है बोलो, अर्जुन ने तेज और चीखते हुए लहजे में कहा। जनाब, आपके हुक्म पर मैंने उन्हें घाट से स्टेशन वैगन पर रागौर ले गया और रागौर शहर के आगाज में ही वो सब वैगन से उतर गए और मैं यहाँ क्लब में आ गया। मुझे यहाँ आए हुए भी 1 घंटा हो गया है जनाब, रतन लाल ने जवाब दिया। उसकी मुझसे बात कराओ, शागल ने तेज लहजे में कहा। सुनो रतन लाल, चीफ ऑफ काफरिस्तान सीक्रेट सर्विस जनाब शागल इस वक्त मेरे दफ्तर में तशरीफ फरमा होकर मुझे शर्फ बख्श रहे हैं। तुम्हें इस पर फख्र करना चाहिए कि आली जनाब तुमसे मुखातिब हो रहे हैं। उनके सवालों के जवाब में जो सच है वो बता देना, समझे? अर्जुन ने इंतहाई खुशामदाना लहजे में कहा। मैं जानता हूँ जनाब कि इस वक्त कि वो इस मुल्क के सबसे बड़े ऑफिसर हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। तो अर्जुन ने रिसीवर शागल की तरफ बढ़ा दिया और खुद फोन सेट उठाकर मोदमाना अंदाज में खड़ा हो गया। रतन लाल, तुमने उस ग्रुप को देखा है? उसमें कितने मर्द थे? शागल ने तेज लहजे में कहा।